Hello everyone, let's revise print culture and modern world with the help of questions. ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इस सीरीज़ में हम लोग प्रिंट कल्चर चैप्टर को, जो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, MCQ क्वेश्चंस और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। 15 MCQ क्वेश्चन के हेल्प से हमने चैप्टर को रिवाइज करा है। अब ये आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पहले ही करा रखा है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स गेट गोइंग. Print culture created the condition within which French Revolution occurred. Which one of the following options support this statement? देखिए, ये CBSE ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिंट कल्चर आने के बाद प्रिंट कल्चर ने ऐसा क्या कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। आप यूं कह लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में प्रिंट कल्चर का रोल था। वो कौन सा मेन कारण था, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से प्रिंट कल्चर आया। प्रिंट कल्चर के आने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंटेंसिफाई करने में प्रिंट कल्चर का क्या रोल रहा है, इससे रिलेटेड आपको आंसर करना है कि इसका मेन कारण क्या है। तो आप आंसर देख सकते हैं कि मेन इसका रीज़न क्या होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट कल्चर आने के वजह से कुछ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। प्रिंट कल्चर ने या प्रिंट टेक्नोलॉजी ने कुछ एनलाइटेंड थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनके आइडियालॉजी को इसने पॉपुलराइज कर दिया। और उसके वजह से क्या हुआ कि पूरे यूरोप के जो लोग थे वो इन्फ्लुएंस होते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं कि ये एनलाइटेंड थिंकर्स कौन थे। जैसे कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा। ये ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रोड्यूस किया, पब्लिश किया। वो उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स पब्लिश हुए प्रिंट में, लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद, जानने के बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आपको पता है मोनार्च था थ्रू आउट द वर्ल्ड। उस टाइम पे किंग होते थे और उनका ही गवर्नेंस, उनका ही रूल होता था। तो इस मोनार्च के अगेंस्ट जो फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, इन्होंने क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों राजा का बेटा ही राजा बनेगा। भाई कोई और सिस्टम क्यों नहीं। भगवान ने थोड़े भेजा है, भगवान ने थोड़े बोला है उसको कि राजा हो, आप ही रूल करोगे। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न थोड़े है। तो राजा, स्पेशली मोनार्च के अगेंस्ट जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट किया। और जब ये प्रिंट हुआ तो लोगों तक ये आइडियोलॉजी, सभी लोगों तक, कॉमन पीपल तक ये आइडियोलॉजी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। लोगों ने पढ़ना, सीखना, और लोगों ने भी, जो पीपल थे, कॉमन पीपल थे, वो भी क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिए कि बात तो सही है भाई, राजा ही रूल क्यों करेगा, अपने मन का क्यों करेगा वो। ठीक है, तो ऐसे फिलोसोफर्स की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई और इसका मेन क्रेडिट जाता है प्रिंट एंड कल्चर को, यानी कि प्रिंट को, प्रिंट मीडिया को। समझ में आया? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Question number 17. How did production of manuscript became possible in Europe? How did the production of manuscript became possible in Europe? Manuscript का मतलब कि हैंड रिटन मटेरियल्स। ठीक है भाई, तो इसका प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हो पाया यूरोप में। मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन कैसे यूरोप में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, इसका मेन रीज़न क्या है।
तो आप ऑप्शन पढ़िए। पेपर रिच यूरोप वाया द अरब वर्ल्ड, क्या ये बात सही है? नहीं, अरब वर्ल्ड से नहीं आया। चाइनीज़ पेपर रिच यूरोप वाया द सिल्क रूट, तो ऑब्वियसली यही मेन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि चाइनीज़ पेपर रिच यूरोप वाया सिल्क रूट के थ्रू ये यूरोप में पहुंचा था पेपर, चाइनीज़ पेपर, और उसी पेपर पे प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18, who were employed by the booksellers to increase production of manuscript in Europe? अच्छा क्वेश्चन है, हैव अ लुक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु वर एम्प्लॉयड बाय द बुक सेलर। बुक सेलर ने, जो बड़े बड़े बुक सेलर्स होते थे, बुक शॉपकीपर्स होते थे बुक्स वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया एम्प्लॉय करना, नौकरी पे रखना, एक जॉब क्रिएट करा इन्होंने। ठीक है, किस लिए? टू प्रोड्यूस द मैन्यूस्क्रिप्ट। यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था उस टाइम पे प्रिंट कल्चर का, तो जो शॉपकीपर थे, बुक सेलर्स थे, उनको ज़रूरत पड़ने लगी थी उस टाइम पे कि भाई बहुत से ज़्यादा डिमांड आ रही है, उसको और भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो प्रिंट कर सकें, वो लिख सकें, मैन्यूस्क्रिप्ट लिख सकें। यहाँ पे कोई मैकेनिकली प्रिंट नहीं होता था, ये अभी बात हो रही है मैन्यूस्क्रिप्ट की, जो हाथों से लिखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि, हाथों से लिखा जाना। ठीक है, तो हाथों से लिखने के लिए किसको नौकरी पे रखना स्टार्ट किया इन्होंने, किसको एम्प्लॉय करना स्टार्ट किया? तो ऑब्वियसली इससे पहले भी आपने पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स कौन थे भाई? स्क्राइब्स या स्क्राइबर्स कौन थे? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्क्राइबर्स वर स्किल्ड हैंड राइटर्स। ठीक है, ये काफ़ी स्किल्ड थे, प्रोफेशनल्स थे, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी। उनको नौकरी पे रखा जाता था कि भाई आप कॉपी कर लो, ठीक है, आप लिख लिख के मार्केट में आप मार्केट की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर। तो स्क्राइब वर्ड हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, here is the question number 19. Okay, again this question been asked in 2020. okay, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 2020 में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे गए इस चैप्टर से, 21 में क्यों नहीं, 22 में क्यों नहीं? तो इसका आंसर सिंपल है, ये कोरोना के टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे थे उस टाइम पे, और ये सिलेबस में भी उस टाइम पे था, लेकिन बीच में 1-2 साल सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर, और फिर से ये इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल 23-24 वाले सेशन में। ओके, सो क्वेश्चन इज, व्हाई वाज रीडिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट इजी इन इंडिया? चूज द एप्रोप्रिएट रीज़न फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ना आसान नहीं था इंडिया में। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है आपको बताना है कि क्यों मैन्यूस्क्रिप्ट रीड करना इजी नहीं था। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन इज मैन्यूस्क्रिप्ट वर हाईली एक्सपेंसिव। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते थे, जो हस्तलिपि होती थी, ये बहुत ज़्यादा महंगे सस्ते होते थे, हाईली चीप लिख रखा है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट वर वाइडली स्प्रेड आउट, क्या ये समाज में कॉमन पीपल तक ये मैन्यूस्क्रिप्ट स्प्रेड आउट था, चारों तरफ फैला हुआ था, ये डेली लाइफ में यूज़ होता था वाइडली? जी बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश तो अंग्रेज के आने के बाद आया ना, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और हिंदी में भी नहीं होता था, ये संस्कृत में होता था, प्लस कुछ डिफरेंट स्टाइलिश स्टाइल में लिखे जाते थे ये सब। ठीक है, ऑप्शन डी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता था ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता था, बहुत ज़्यादा ये वीक होते थे, कमज़ोर होते थे, फ्रेजाइल होता था। और क्या था, ये हाईली चीप नहीं थे भाई, ये हाईली एक्सपेंसिव होते थे, हाईली एक्सपेंसिव एंड हाईली फ्रेजाइल होते थे। और सेकंड ऑप्शन, ये वाइडली स्प्रेड आउट नहीं होते थे,
ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाइडली स्प्रेड ना होने के डेली लाइफ में बहुत कम लोग यूज़ करते थे। ये एक्सेसिबल नहीं था हर किसी के लिए। और ये है रिटन इन द इंग्लिश, तो ये संस्कृत में और कुछ स्टाइलिश लैंग्वेज में लिखा होता था। ठीक है, ओके। और तो आपने समझ लिया इसके 4 पॉइंट्स है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में, और वो डिस्क्रिप्टिव में बना हुआ है और एग्ज़ाम में पूछा भी है कि वाई वॉज रीडिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट ईजी इन इंडिया, सेम क्वेश्चन। अब आपको आंसर करना है 3 मार्क्स में। तो आप बताओगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ, और इसका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, written in difficult language, that's why it was not easy to read in daily life. Point is clear? Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन जापान। ठीक है, देखते हैं। पेपर रिच यूरोप फ्रॉम चाइना, इट्स ओके। Books in China were printed by rubbing paper against the ink surface of wood blocks. ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रास वर प्रिंटेड। देखो ऑप्शन तो सभी सही है, बस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, लेट्स गो 1 by 1। तो देखो सबसे पहले तो चाइना में आया था, कोई डाउट नहीं है। तो चाइना वाला एंगल कौन सा है? बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। ऑब्वियसली आपको पता है कि चाइना में जो वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी था, ये चाइना में सबसे पहले आया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया। तो देखो आप थर्ड वाला ऑप्शन कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन पहले दे रखा है? तो ऑब्वियसली बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग आगे चेक करते हैं। तो चाइना के बाद ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे गया था भाई? तो ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस हुआ। कब हुआ था जापान में इंट्रोड्यूस? आपने पढ़ा भी था 768 to 770 AD में हुआ था। ठीक है, ओके। तो थर्ड के बाद फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट इसके बाद जापान के बाद क्या हुआ भाई? जापान के बाद, अब जापान में जब हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया था, तो वहाँ पे पहली जापानीज़ बुक लिखी गई थी जिसका नाम है डायमंड सूत्र। ठीक है, ये भी सही है, ओके। तो इसके बाद फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। और लास्ट में जापान चाइना में स्प्रेड आउट होने के बाद अब ये जो टेक्नोलॉजी था प्रिंट टेक्नोलॉजी, मार्को पोलो ने इसको कहाँ ले गया? यूरोप में, इटली में लेके गया। तो ये वाला पेपर रिच फ्रॉम यूरोप फ्रॉम द चाइना, तो ये लास्ट में आएगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। 5 क्वेश्चंस अभी और डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कम टू द 21 क्वेश्चन। विथ व्हाट पर्पस वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पर्पस क्या था भाई? व्हाट वाज द पर्पस? तो पहले तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना बुक में भी। ठीक है, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था और कब आया था। तो सबसे पहले तो ये जानो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1871 में आया था। उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, ओके। ये था क्या एक्चुअली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि वर्नाकुलर का मतलब ही होता है लोकल लैंग्वेजेस। तो जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उस टाइम पे लोकल लैंग्वेज में, एक्सेप्ट इंग्लिश, जैसे गुजराती, मराठी, मराठी, ये जितने भी लोकल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, जो भी पब्लिश होते थे, उसके लिए एक कानून बनाया अंग्रेज़ों ने। इसके लिए एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। और कब बनाया था? 1878 में। ठीक है, तो ये था क्या, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस एक ही था, टू क्लैम्प डाउन एंड द सेंसर द नेटिव प्रेस। जितने भी नेटिव प्रेस थे, न्यूज़पेपर वाले जितने भी प्रेस कंपनी थी, उसको इन्होंने क्लैम्प डाउन करना था, इनको सेंसर करना था, इनको कंट्रोल करना था, इनको रेगुलेट करना था। क्यों भाई, क्यों रेगुलेट करना था?
क्योंकि ये लोग नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे थे उस टाइम पे। ये लोग नेशनल इवेंट को, नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ये लोग लिखना स्टार्ट करते थे अपने एडिटोरियल्स में, अपने रिपोर्ट्स में। तो इसके लिए इन्होंने कानून बनाया कि जब कभी भी कोई लोकल लैंग्वेज में कोई रिपोर्टिंग छपी जाएगी, प्रिंट होएगी या पब्लिश होगा या कोई एडिटोरियल लिखा जाएगा, तो सबसे पहले उसको सेंसर किया जाएगा। सेंसर का मतलब कि कोई एक बोर्ड होगा जिसको सेंसर बोर्ड बोलते हैं। वो सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपके आर्टिकल्स में, आपके एडिटोरियल में, आपके रिपोर्टिंग में कोई ऐसा सेंटिमेंट तो नहीं लिखा है जिससे कि अंग्रेज़ों का इमेज जो है वो ख़राब हो, ब्रिटिश पावर, कॉलोनियल पावर का इमेज डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, डिफेम तो नहीं हो रहा है। क्या आपके पोस्ट से लोगों के अंदर नेशनलिस्ट वाली रिबेलियस मैटर तो आप नहीं लिख रहे हैं, कोई ऐसा इंडियन पीपल देशद्रोह, ट्रीजन वाला एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, रेवोल्यूशनरी तो नहीं हो रहा है आपके पोस्ट के वजह से। तो इसलिए इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखा। ठीक है भाई। और आपको पता है कि एक इंडियन फ्रीडम, वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है भाई। बाल गंगाधर तिलक ने भी एक पोस्ट लिखा था जिसके वजह से क्या हुआ था, मोटिवेट हो गए थे चापेकर ब्रदर्स ने महाराष्ट्र में, और वहाँ के एक ऑफिशियल्स को उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। और इसी के जुर्म में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को क्या करना पड़ा, जेल में डालना पड़ गया था। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है भाई। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो, दिस इज़ द ऑप्शंस। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला, ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था, अटेम्प्ट टू थ्रॉटल द नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म। ये बाल गंगाधर तिलक का एपिसोड है। इन्होंने केसरी में एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर दिया था जिससे रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई थी। दैट्स वाई इन्होंने क्या लाया था, वरना ये एक प्रेस एक्ट लेके आए थे। ठीक है भाई। ओके, सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। देन थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।